नमस्कार साथियों, यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स हिंदी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की संपादकीय समीक्षा में बात करेंगे अरुण प्रकाश जी, जो कि एक्स नेवल चीफ हैं। उनके द्वारा लिखे गए एक आर्टिकल साउथ एशिया न्यूक्लियर ज़ीरो के बारे में उसकी समीक्षा करेंगे कि क्या वो कहना चाहते हैं भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर के, खासकर न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर के। इसकी समीक्षा करेंगे। उससे पहले आउटलाइन डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्वेश्चन हम इसमें केटर करेंगे, हमारे कहाँ ये आर्टिकल हमारे सिलेबस के अंतर्गत यूपीएससी के सिलेबस में हमारे काम आएगा, या हम इसे कहाँ यूज़ कर सकते हैं इसकी इन्फॉर्मेशन को। तो सबसे पहले तो हम इसके अंतर्गत जो क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं उनकी एक बार बात कर लेते हैं कि कहाँ और किस आउटलाइन के ज़रिए हमें इसे पढ़ना है, देखना है। तो सबसे पहले तो पाकिस्तानी न्यूक्लियर प्रोग्राम की इसमें बात की गई है कि कैसे प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया, कैसे प्रोग्राम चलता है। आज पाकिस्तान की हालत ख़राब है, बट स्टिल पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो भारत के लिए खतरा पैदा कर सकता है। ये इसमें बेसिक क्वेश्चन अराइज होता है, किया गया है। दोनों का एक कंपैरिजन किया गया है कि भारत का प्लान पाकिस्तान के प्लान के रास्ते में कहाँ आता है। उसके बाद भारत की कुछ चिंताएं हैं, उनकी बात की गई है, और भारत को क्या करना चाहिए अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर के उसकी एक रूपरेखा दी गई है। एक लेक्चर होता है एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति का पिछले दिनों पाकिस्तान के इस्लामाबाद में। इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को बहुत करीबी से देखा है, उसे डिज़ाइन करने में और उसको आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण रोल रहा है। तो ऐसा व्यक्ति जब कुछ बात कहता है तो उस बात की कुछ वैल्यू होती है, उस बात में कुछ वज़न होता है। उस वज़न को इन्होंने नापने का काम किया है और देखा है कि कुछ अंडर करंट्स हैं उनकी बात में जो ये साफ दिखाते हैं कि शायद भारत के लिए कुछ खतरा हो सकता है। तो वो जो चिंताएं हैं जो इस आर्टिकल से, उनके इस डायलॉग से, उनके इस लेक्चर से निकलती हैं, उनको एक एक करके तोड़ा गया है, देखा गया है हमें बताने के लिए। फिर है कुछ पॉलिसीज़ की बात की गई है, कुछ की टर्मिनोलॉजीज़ आती हैं, उनको धीरे धीरे एक एक करके देखेंगे। जैसे जैसे वो इस एडिटोरियल के चर्चा में आती जाएंगी उनको हम डिस्कस करते रहेंगे। कुछ है जैसे नो फर्स्ट यूज़ है, मैसिव डिस्ट्रक्शन है, मिनिमम डेटरेंस है, या फिर कोल्ड स्टार्ट है। ये क्या चीज़ें होती हैं, स्ट्रैटेजीज़ क्या हैं। और अंत में 3 टेक अवेज़ उन्होंने बताए हैं कि जो किदवई जी का भाषण हुआ, लेक्चर हुआ 25th सालगिरह के ऊपर जो उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम है, तो क्या बताता है वो, कौन सी चिंताएं हैं और भारत को क्या चिंता करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में बात की गई। उसका वे फॉरवर्ड क्या है, व्हाट शुड इंडिया डू, हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर के, और खासकर पाकिस्तान को मद्देनज़र रखते हुए, इसकी बात की गई है, वो देखेंगे। आर्टिकल पर स्ट्रेट फॉरवर्ड चलते हैं तो कहते हैं मई 1998 वो दिन था, जब वो महीना था, वो साल था जब भारत और पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट्स किए। तो एक एटॉमिक क्लॉक होती है, आपको भी पता होगा, डूम्सडे क्लॉक उसको कहा जाता है, जो कि एक बुलेटिन होता है एटॉमिक साइंटिस्ट्स के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। उस घड़ी में जब तक ये दोनों न्यूक्लियर वेपन्स नहीं टेस्ट हुए थे तो 1143 हुए थे, जो बढ़कर हो गया 1151। ये क्या होता है दरअसल, न्यूक्लियर प्रोग्राम्स किस देश के पास कितने हैं, न्यूक्लियर वेपन्स किस देश के पास कितने हैं, उनके आधार पर मास डिस्ट्रक्शन के जितने भी वेपन्स इस दुनिया में हैं, उनके आधार पर डूम्सडे निकाला गया है कि अगर इतने हथियार हमारे पास हैं तो हम धरती को कितनी देर में ख़त्म कर सकते हैं, या कितना टाइम हमारे पास और है। तो उस घड़ी में 11:43 बजे हुए थे रात के, और जैसे ही दोनों ने टेस्ट किए तो 11:51 का समय हो गया, यानी कि 9 मिनट दूर है हम मास डिस्ट्रक्शन से। 9 मिनट में हम ख़त्म कर सकते हैं पूरी धरती को। इतने हमारे पास एटॉमिक वेपन्स आज के दिन अवेलेबल हैं। आज तो ये समय जो है वो करीब 150 सेकेंड्स के आसपास बचा हुआ है ना, और कम हो गया है। ये तो 1998 की बात कर रहे हैं। तो ये जो समय ये लगातार कम होता जा रहा है हमारे पास। तो उन्होंने कहा कि भारत में और पाकिस्तान में दोनों में ये प्रयोग है। भारत का जो शक्ति प्रोग्राम था उसको कभी एक आध बार सेरेमोनियल, एक आध बार कहीं जिक्र आ जाता है कि चलिए भारत ने अपना एक न्यूक्लियर टेस्ट किया था, भारत के पास ये न्यूक्लियर हथियार हैं। लेकिन पाकिस्तान के केस में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के केस में वो सारी चीज़ें नहीं हैं जिस पर वो गर्व कर सकते हैं या जिनको लेकर के दिखा सकते हैं कि हमारे पास ये है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान के पास ले देकर कुछ अच्छी चीज़ें हैं, वो भी खैर मास डिस्ट्रक्शन की हैं, बट एटलीस्ट उनकी सिक्योरिटी के लिए, देश को दिखाने के लिए कि हमारे पास कुछ है, हम कुछ वज़न रखते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत में। तो कह रहे हैं कि उन्होंने उनका जो प्रोग्राम था उस प्रोग्राम को लेकर के, जो उनकी चागई सीरीज़ थी पाकिस्तानी ऑब्जर्वर्स ने जो चलाई थी, तो यौम तकबीर वो चलाते हैं। यौम तकबीर मतलब जिस दिन उन्होंने वेपन्स बनाए 1998 का वो दिन, उससे लेकर के आज तक वो इसकी सालगिरह मनाते आ रहे हैं। और इस साल 25वीं सालगिरह थी जो उन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की 25वीं सालगिरह मनाई। तो इस मौके पर वो कुछ
लेक्चर सीरीज़ करवाते हैं, वहाँ कुछ इंपॉर्टेंट लोगों को बोलने का मौका देते हैं जिन्होंने न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए काम किया हो। तो इसमें ही लेफ्टिनेंट जनरल खालिद किदवई, जो अभी ऑब्वियसली रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। उन्होंने बोला, वो पहले एडवाइज़र थे नेशनल कमांड अथॉरिटी के, जिसे एनसीए कहा जाता है, और आर्म्स कंट्रोल एंड डिसआर्मामेंट सेंटर, इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, इस्लामाबाद, यहाँ पर उन्होंने अपना लेक्चर डिलीवर किया। इस लेक्चर में एक ऐसा व्यक्ति बोल रहा है जिसने पाकिस्तान की न्यूक्लियर प्रोग्राम को बहुत करीबी से देखा है, पाकिस्तानी इंस्टीट्यूशंस में बहुत महत्वपूर्ण पदों पर रहा है। तो ऐसे व्यक्ति की बात अरुण प्रकाश जी कहते हैं कि हम बहुत लाइटली नहीं ले सकते। अगर वो कुछ कह रहे हैं तो हमें उनकी बात समझनी पड़ेगी कि वो दरअसल किस तरफ इशारा कर रहे हैं। पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो किस तरफ जा रहा है, ये हमें समझना पड़ेगा। तो कहने के 2-3 तरीके हैं। देखिए, उन्होंने 14 साल पहले तो अपनी सर्विस दी। अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कहाँ सर्विस दी, कहाँ की, बट आर्टिकल में उन्होंने ये एस्टैब्लिश करने की कोशिश की गई कि ये महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। ठीक है, आप पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि ये महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। उसको एस्टैब्लिश करने के लिए उन्होंने बताया कि भाई स्ट्रेटजिक प्लान्स पाकिस्तान का जो है, जिसे एसपीडी कहा जाता है, वहाँ पर 14 साल तक सर्विसेज दी, न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम के साथ बहुत नज़दीकी से इन्होंने काम किया, प्लस एक फेस वैल्यू बन गई थी उनकी पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ। कहने का मतलब ये कि उनको हल्के में नहीं लेना है उनकी बात को, ये बस आर्टिकल में एस्टैब्लिश किया जा रहा है। ये साइड की इन्फॉर्मेशन है, छोड़ सकते हैं, बट आप अपने दिमाग में इस्टेब्लिश करिए कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर प्रोग्राम को जानने वाला एक बहुत समझदार व्यक्ति कुछ बोल रहा है ना। तो उसके वज़न को बस समझाने के लिए इन्होंने ये 3-4 लाइनें यहाँ पर दी हैं, अदरवाइज़ कोई इनका रेलेवेंस नहीं है। क्यों बना पाकिस्तान का न्यूक्लियर बम और क्या ज़रूरत आन पड़ी थी पाकिस्तान जैसे एक उस वक्त के गरीब देश के लिए कि वो न्यूक्लियर वेपन बनाए, जहाँ पर इतनी भूखमरी है, शिक्षा नहीं है, हेल्थ केयर नहीं है सॉरी, धार्मिक आधार पर झगड़े हैं, वैश्विक कोई स्थिति पाकिस्तान की अपनी नहीं है। तो आप जानिए कि 70s और 80s में पाकिस्तान में पैसे का बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स हुआ। क्यों? अफ़गानिस्तान वॉर के कारण, प्लस भारत से डायरेक्टली अमेरिका के अच्छे रिश्ते न होने के कारण, और एक काउंटरवेलिंग पावर के तौर पर पाकिस्तान को यूज़ करने के कारण पाकिस्तान की एक हैसियत बनी अमेरिका की नज़रों में, पैसा आना स्टार्ट हुआ। उसके बाद 71 में पाकिस्तान भारत से जंग हार जाता है ईस्ट पाकिस्तान की, बांग्लादेश बन जाता है, आर्मी को सरेंडर करना पड़ता है। और जब आपके जर्नल पावर में हो और आपकी आर्मी को सरेंडर करना पड़ जाए, आपके लिए कितना ह्यूमिलिएशन होता है वैश्विक स्तर पर। अपने लोगों के सामने आप क्या मुंह लेकर के जाते हैं, क्या बताएंगे कि हम सरेंडर करके आए हैं एक ऐसे देश में जो हमारा ही देश था, अब जिसके 2 टुकड़े हो गए, अब हम वहाँ कदम नहीं रख सकते, वहाँ हमारी पावर नहीं है। ठीक है, 71 वॉर में ह्यूमिलिएशन हुआ। उसके अलावा भारत मई 1974 में ऑलरेडी अपने न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट कर चुका था। तो ये 2 चीज़ें थी जिसने पाकिस्तान को प्रोवोक किया या पाकिस्तान को शेक किया थोड़ा सा, कि हमें भी अब न्यूक्लियर प्रोग्राम की तरफ बढ़ना चाहिए और बनाना चाहिए। तो जो पाकिस्तान की न्यू पॉलिसी है, फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस, यानी कि हम अगर जाएंगे तो फुल ऑन जाएंगे। अगर हमारे ऊपर हमला होता है तो हम फुल ऑन न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ करेंगे, फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस, एफएसडी। भारत का क्या प्रोग्राम है? क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस। अगर भारत के ऊपर हमला हुआ तो हम इतना मिनिमम करेंगे कि देशवासियों को लगेगा कि हाँ, हमने कुछ ना कुछ किया है, या हमने एक न्यूक्लियर वेपन के हमले का जवाब न्यूक्लियर वेपन से ही दिया है। तो वो बता रहे थे कि यहाँ से पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स की शुरुआत होती है, ऐसे प्रोग्राम बढ़ता है। फिर वो हमें लेकर के चलते हैं अपने लेक्चर के थ्रू कि क्यों आवश्यकता पड़ी, प्लस उसका हॉरिजॉन्टल डायमेंशन क्या है। हॉरिजॉन्टल माने कि न्यूक्लियर वेपन है तो हॉरिजॉन्टली किन किन ब्रांचेस के बीच में बटे हुए हैं। तो बता रहे थे कि नौसेना के पास कितने हैं, एयरफोर्स के पास कितने हैं, आर्मी के पास कितने हैं, प्लस सरकार की जो अलग अलग विंग्स हैं उन विंग्स के पास कितने न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ये उन्होंने पूरा समझाया। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास हॉरिजॉन्टली भी, यानी कि अपने अलग अलग फोर्सेस के पास भी, और वर्टिकली भी, कि इतने सारे ढेरों हथियार पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं कि वो किसी भी देश को अच्छा खासा तहस नहस कर सकता है। रेंज उन्होंने बताई कि पाकिस्तान के पास जो वेपन्स हैं, जो डिस्ट्रक्टिव वेपन्स है, ऑपरेशनल, 3 तरीके के उनके पास हैं, स्ट्रेटेजिक हैं, टैक्टिकल हैं और ऑपरेशनल हैं। एक वो जो सिर्फ दिखाने के लिए हैं, एक वो जो अगर कहीं पर प्लेस्ड हैं तो दूसरा देश उससे चेक में रहेगा, और एक है ऑपरेशनल जो इनकी सीधा वार कर सकते हैं। तो वो कहते हैं कि जो रेंज है उनकी वो 0 किलोमीटर से लेकर के और 2750 किलोमीटर, यानी कि वो कहना ये चाहते हैं कि भारत के अंडमान निकोबार तक पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स की चपेट में आता है। ये वो अंडरलाइन करंट है जिसकी अरुण प्रकाश जी बात कर रहे हैं, जो खालिद किदवई ने अपने भाषण में कही कि हॉरिजॉन्टल भी बहुत है हमारे पास, हर एक विंग के पास हथियार हैं। और
उनका पेलोड भी अच्छा खासा है, उनकी रेंज भी बहुत ज़्यादा है। क्या बताना चाह रहे हैं? अगर कल को कुछ होता है तो हम पूरी तरीके से तैयार हैं। और ये जो 3 टियर हमारी लेयर है, स्ट्रेटेजिक्स, ऑपरेशनल और टेक्टिकल, ये हमारे पास अवेलेबल है, प्लस अच्छी खासी डिस्टेंस उनके पास। वो कहना चाह रहे हैं अगर सिंध के किसी प्रांत में हमने खड़े होकर वार किया तो हम ठीक ठाक अंडमान आइलैंड तक पहुंच सकते हैं अपने इसके जो उनके मास डिस्ट्रक्शन के हथियार हैं उनके ज़रिए। ठीक है, फिर वो कहते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी छोटी रेंज की, बड़ी रेंज की सारी मिसाइल्स हैं। वो नाम गिनाते हैं आगे चल के और कहते हैं कि भारत की जो कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन है, अब देखिए ये आ जाता है एक मुख्य बिंदु, कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन, उसको काउंटर करने के लिए हमारे पास ये हथियार होना बहुत ज़रूरी है। शॉर्ट रेंज के हथियार, 60 किलोमीटर्स तक के जो हथियार हैं वो भारत की जो कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन है उसके लिए आवश्यक है। अब कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन क्या है? भारतीय आर्मी के या भारत के अलग अलग जो सुरक्षा विंग है उनको इस प्रकार से ट्रेन किया जाना कि वो कम से कम 48 घंटे के टाइम में ऐसे ऑपरेशन करके पाकिस्तान की सीमा से बाहर आ जाएं या किसी दूसरे देश की सीमा से बाहर आ जाएं, ताकि उनको पता भी ना लगे, और जब उनको पता लगे तो वो शॉक में रहें। तो जो अपने छोटे छोटे ऑपरेशंस आप देखते हैं वो कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन के अंतर्गत है कि पाकिस्तान या किसी भी पड़ोसी देश ने कुछ ऐसा किया जो कि एक फुल फ्लेज युद्ध की तो डिमांड नहीं करता, लेकिन ये डिमांड ज़रूर करता है कि उनको अपने किए गए का मज़ा चखाया जाए। तो ये डॉक्ट्राइन आई कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन, छोटे छोटे ऑपरेशंस कम समय के अंतर्गत। तो कह रहे हैं कि ये जो छोटी मिसाइल्स हैं, ये छोटी मिसाइल्स भारत की इस डॉक्ट्राइन को काउंटर करने के लिए हमारे पास हैं, प्लस टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन भी हमारे पास होने चाहिए, जिसमें आर्टिलरी शेल्स हो सकती हैं या लैंड माइंस हो सकती हैं, शॉर्ट रेंज मिसाइल्स हो सकती हैं, जहां पर आप एक छोटा मोटा कोई टैक्टिकल हमला कर दें या ऑपरेशनल अगर आपकी रेंज है तो उसको लगा दें, है ना, उसी हिसाब से न्यूक्लियर वेपन्स रखें। तो कह रहे हैं कि जो हमारा CMD से FSD आने का सफ़र है, CMD अभी आपको बताया था क्या होता है, क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस, यानी कि कम से कम जितना आप हमला कर सकें उतना, और क्रेडिबल लोगों को लगे कि हमने हमला किया, मिनिमम कम से कम ताकि ज़्यादा नुकसान ना हो, डेटरेंस, इस प्रकार का हमला कि जो लोगों को भी खुश करे और आपका पर्पस भी सॉल्व हो जाए। उससे जो ये है फुल स्केल डेटरेंस है, फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस है, यहाँ तक जाने की जो यात्रा है वो पाकिस्तान ने बहुत जल्दी कवर कर ली है। भारत तो फ्लेक्सिबल रिस्पॉन्स के फेवर में रहता है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो इस मूड में नहीं है कि क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस करे अगर किसी प्रकार की सिचुएशन बिगड़ती है। हालांकि ऐसा कर नहीं सकते क्योंकि जो टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन को लेकर के वॉर्सो पैक्ट है 1967 की, जो डॉक्ट्राइन है US और NATO एलाइज के बीच में, उसके कारण बहुत सारे समस्याएं इनको आती हैं। आप ऐसे फील्ड्स में टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन अपने नहीं छोड़ सकते जैसे पाकिस्तान ने सोचा या उस वक्त इन्होंने, खालिद किदवई ने सोचा होगा। ठीक है, तो बहुत सारी बातें फिर वो आगे अपने लेक्चर में लेकर के चलते हैं। वो कहते हैं कि 3 मेन चीज़ें हैं। अब तो उनका लेक्चर ख़त्म हुआ, लेक्चर समझ में आया कि क्या बात कर रहे हैं, क्या उनके लेक्चर में बात करी। अब अरुण प्रकाश जी ये कहते हैं कि उन्होंने जो कहा वो ठीक कहा, हमें अब आना है कि उनके इस लेक्चर को समझना कैसे है, बात कैसे करनी है इसकी। तो वो 3 मेन चीज़ें बताते हैं कि इस लेक्चर से हमें 3 चीज़ें सीखनी है। पहला तो वो ये कह रहे हैं कि सबसे बड़ी जो है, उन्होंने भारत की जो डिक्लेरेशन है मैसिव रिटेलिएशन को, उसको डाइल्यूट करने की कोशिश की है। अब देखिए मैसिव रिटेलिएशन क्या है। मैसिव रिटेलिएशन है, भारत ने एक पॉलिसी अपना रखी है कि हम किसी के ऊपर पहले कम से कम न्यूक्लियर अटैक नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमारे ऊपर किसी प्रकार का अटैक होता है तो वी विल रिस्पॉन्ड विद मैसिव रिटेलिएशन। मैसिव रिटेलिएशन विल थ्रस्ट एवरीवन। ठीक है, आपको नष्ट कर देंगे एकदम, इस प्रकार का रिटेलिएशन आपको देखने को मिलेगा। तो कह रहे हैं कि इस रिटेलिएशन को उन्होंने थोड़ा सा डाइल्यूट करने की कोशिश की है कि इतना अटैक नहीं होगा, आप ज़्यादा उसकी फिक्र ना करें। ठीक है, तो जो काउंटर रिटेलिएशन है भारत का, एक तो उसको डाउन प्ले कर रहे हैं ये, यानी कि भारत की जो क्षमता है उसको ये थोड़ा सा कम करके आंक रहे हैं, बीइंग अ पाकिस्तानी एक्स वॉट एवर ही वॉज, है ना, उसको डाउन प्ले करने की कोशिश करें। प्लस जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है भारत का, BMD जिसको कहा जाता है, बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, यानी कि आपने कोई हमला किया तो उसको तुरंत बैलिस्टिक मिसाइल के थ्रू उड़ा दिया, ख़त्म कर दिया। ये वाला जो भारत का मैकेनिज्म है ना, वो कह रहे हैं कि इसको पाकिस्तान थोड़ा सा कमतर करके आंक रहा है, क्योंकि वो समझ रहा है कि भारत तो टारगेट रिच एरिया है। भारत में इतने सारे शहर हैं, आपके हर शहर भारत के जो हैं वो पाकिस्तान की मिसाइल की रेंज में आपके अनुसार आते हैं। तो टारगेट रिच होने के साथ साथ BMD को कमतर करके आंक रहा है पाकिस्तान, और
भारत को चाहिए कि वो अपने आर्सेनल से उसको इतना बढ़ाए कि कम से कम ये वाली छवि भारत की कम हो, और जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है या जो डिफेंस है, और रशियन S-400 है एयर डिफेंस सिस्टम, उसको कम करके ना कहा जाए, उसका भारत कम से कम एक ऐसा प्रयोग करे जिससे इनको पता चले कि जो आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। ठीक है। फिर वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो मिसाइल्स हैं उनके अनुसार जो 3 चीज़ें सीखने को मिली, पहली और दूसरी देखी, तीसरे वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की तो मिसाइल्स की रेंज इतनी है कि वो आपके यहाँ सिंध से अगर मारेंगे तो सीधा अंडमान तक पहुँच जाएगी, इतनी रेंज है। सिटी फॉर सिटी उनके पास है, काउंटर सिटी ऑपरेशंस वो कर सकते हैं, स्ट्रेटेजिक लोकेशन ही नहीं है वेपन हाइड करने के पास उनके पास, तो कहाँ छुपाएंगे, क्या करेंगे, है ना। ये वो बात करें। उसके बाद वो कहते हैं कि अरुण प्रकाश जी कहते हैं कि देखिए पाकिस्तान में ना पॉलिटिकल क्राइसिस होगा, 100 गुना होगा, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब होगी, पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज़ ख़राब होंगी, पॉलिटिकल टर्मोइल है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, जो मर्जी चाहे होवे, लेकिन एक चीज़ ये माननी पड़ेगी कि एक ऐसे व्यक्ति ने अगर कुछ कहा है जिसने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को देखा है और वो इतने महत्वपूर्ण पदों पर रहा है, स्टेट को इतना अच्छे से जानता है, तो हम उनकी बात पर पूरा अटेंशन देंगे, उनको ध्यान से सुनेंगे। सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि उनकी बात को ऊपर ऊपर से गुजार दिया। तो क्या करना होगा भारत को? सबसे पहले तो भारत को ये करना होगा कि भारत का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जो हमने 2003 में न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन की और क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस और मैसिव रिटेलिएशन को रखा, उनमें थोड़ा सा चेंज लाना पड़ेगा। आज के दिन के हिसाब से, आज के समय के हिसाब से मॉडिफिकेशंस करने होंगे। मिनिमम क्रेडिबल रिटेलिएशन क्या होता है कि अगर पाकिस्तान ने छोटा सा भी आप पर न्यूक्लियर हमला किया, हमला तो माना जाएगा, तो क्या भारत इतना डिस्ट्रक्शन करेगा, मास रिटेलिएशन करेगा कि पूरे पूरे पाकिस्तानी शहरों को तबाह कर दे? और क्या छोटे से हमले के लिए क्या भारत को इस प्रकार का हमला करना चाहिए? वो ये सवाल उठाते हैं। तो ये जो स्टेटस को है, जो यथास्थिति बनी हुई है, इसको तोड़ना पड़ेगा और एक ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म भारत को तैयार करना पड़ेगा कि अगर भारत के ऊपर हमला हो तो उसका हम ऐसा एक मैसिव तो रिटेलिएशन दें, और ये जो मिनिमम क्रेडिबल हमारा प्रोग्राम है डिटरेंस का, इसको हम थोड़ा सा स्ट्रेच करें, आउटरीच करें, बढ़ाएं, ताकि जो इस प्रकार के भाषण आते हैं, इस प्रकार के लेक्चर्स होते हैं जहां भारत के डिफेंस मैकेनिज्म को कमतर करके आंका जाता है, वो छवि भारत की कम से कम क्रिएट ना हो पाए, जैसी छवि आजकल हम जियोपॉलिटिक्स में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, जो अभी सरकार है उन्होंने 2014 के अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम आज के तरीके से ये सारे जो भारत का प्रोग्राम है उसको बदलेंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो ये जो प्रोपोर्शनैलिटी का अंतर आता है कहीं कहीं, इसको हमने सुधारना है। ये प्रोग्राम है भारत का और ये प्रोग्राम भारत का होना चाहिए। इसके अलावा जो एक मेजर सुझाव इन्होंने दिया है वो कहा है कि पाकिस्तान के साथ एक न्यूक्लियर डायलॉग में, सस्टेनेबल न्यूक्लियर डायलॉग में भारत को एंगेज होना चाहिए पाकिस्तान के साथ, क्योंकि अगर कल को किसी प्रकार की सिचुएशन ख़राब होती है, भारत पाकिस्तान के बीच न्यूक्स के प्रयोग होने की नौबत आ जाती है, तो इसमें नुकसान भारत को है। इसलिए चाहिए कि दोनों देश कम से कम एक सस्टेनेबल न्यूक्लियर प्रोग्राम या न्यूक्लियर डायलॉग के बारे में लगातार एंगेज्ड रहें। अब ये इनका मत है, अरुण प्रकाश जी का मत है। हो सकता है आप इसके काउंटर में हो सकता है कि आपके पास इसके लिए कुछ आलोचना के बिंदु हो, आप बिल्कुल कर सकते हैं। हो सकता है कि जो खालिद किदवई ने कहा वो अपने आप में इतना गलत हो कि उसकी कोई क्रेडिबिलिटी ही ना बची हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको सोचनी है, क्रिटिकली इसको एनालाइज करना है, देखना है। और भारत और पाकिस्तान की न्यूक्लियर प्रोग्राम, भारत की न्यूक्लियर प्रोग्राम या वर्तमान में जो गरीब देश हैं या जैसे स्थिति पाकिस्तान की है, कर्जे में और पॉलिटिकली अनस्टेबल जैसा अभी कंट्री बन गया है, वहाँ न्यूक्लियर वेपन होने के क्या फ़ायदे नुकसान हो सकते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चंस पर आप विचार कर सकते हैं। ठीक, आज की संपादकीय समीक्षा में इतनी ही बात करेंगे। आपसे एक नए अंक में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया देखने के लिए। अगर आप इस प्रोग्राम की PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करें, वहाँ से आप इसकी PDF पा सकते हैं। थैंक यू सो मच।